हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर। अगर मैं इस कंपनी के कस्टमर्स के बारे में आपको बताऊं जिनको ये अपना माल बेचते हैं तो आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि इनके क्लाइंट्स लिस्ट में कितने बड़े बड़े कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिसमें अपोलो टायर्स, सीएट टायर्स, गुड ईयर, बीकेटी, एमआरएफ, जेके टायर्स, बिरला टायर्स, डनलोप टायर्स, नेक्सन टायर्स एंड मैनी मोर। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अगर कंपनी के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से अब तक 27,157% का दमदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया है। और 5 साल की बात करें तो कंपनी ने 750% का दमदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अब बहुत सारे लोगों का यह सवाल है कि जब कंपनी इतनी ही दमदार और शानदार है तो फिर ये अपने हाई से लगभग 65% क्यों गिर गई और अगस्त 2021 में जिस लेवल पर ट्रेड कर रही थी उसी लेवल पर आखिर क्यों आ गई। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही समझने वाले हैं आखिर राजरत्न ग्लोबल वायर क्यों नहीं चल रहा है। क्या हमें इसके स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या इस स्टॉक से अभी दूर रहना चाहिए। और ये भी जानेंगे कि कंपनी अपने ग्रोथ के लिए क्या फ्यूचर प्लान्स पर काम कर रही है। दोस्तों, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस आपको बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, कंपनी चल क्यों नहीं रही है इसे समझने से पहले कंपनी की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड की शुरुआत एक आयरन और स्टील ट्रेडिंग बिजनेस के रूप में हुई थी। उस समय कंपनी का मेन फोकस आयरन और स्टील के ट्रेडिंग पर था, लेकिन 1990 के दौरान इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रैपिड ग्रोथ देखने को मिला जिसने टायर्स और उनसे जुड़ी कंपोनेंट्स की डिमांड को काफी बढ़ा दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर के इस बूम ने नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को जन्म दिया और राजरत्न ग्लोबल वायर ने इस डिमांड का फायदा उठाने का फैसला किया। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को ट्रेडिंग से आगे बढ़ाकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट किया और टायर इंडस्ट्री के लिए वीड वायर बनाने पर फोकस करना शुरू किया। दोस्तों, राजरत्न इंडिया 1988 में राजरत्न वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मिस्टर सुनील कौडिया के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी और 1991 में कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। कंपनी का नाम 2004 में बदला गया। यह टायर वीड वायर मैन्युफैक्चर करती है और टायर मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में सप्लाई करती है। इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पीतमपुर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, जिसमें टायर वीड वायर्स की कैपेसिटी 60,000 टन पर एनएम की है और कार्बन स्टील वायर्स की कैपेसिटी 12,000 टन पर एनएम की है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वीड वायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इनका दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजरत्न थाईलैंड, जो थाईलैंड के रक्षाबुरी में लोकेटेड है, ईयर 2006 में स्टैब्लिश हुई थी और ये भी टायर वीड वायर बनाती है। थाईलैंड बेस्ड क्लाइंट और इमर्जिंग मार्केट को सर्व करने के लिए इस कंपनी का सेटअप किया गया था। थाईलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर है और इसलिए ये मेजर टायर मैन्युफैक्चरर का हब है। राजरत्न थाईलैंड की कैपेसिटी 60,000 मीट्रिक टन पर एनएम की है। तो दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि ये टायर वीड वायर और हाई कार्बन स्टील वायर क्या होता है। टायर वीड वायर एक स्ट्रॉन्ग स्टील वायर होता है जो टायर्स के अंदर लगता है। इसका काम टायर्स को व्हील के रिम पर टाइटली फिक्स करना होता है जिससे टायर अच्छे से फिट रहे और हवा ना निकले। ये वायर कार, ट्रक, बाइक, एयरप्लेन और हैवी मशीन्स के टायर्स में यूज होता है। टायर्स वीड वायर के बिना टायर्स अपनी शेप खो सकता है और सिक्योर नहीं रहेगा, इसलिए ये एक जरूरी पार्ट होता है। हाई कार्बन स्टील वायर एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल वायर होता है जो इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल चीजों में यूज होता है। ये वायर ज्यादा वेट और प्रेशर को झेल सकता है, इसलिए मशीन्स और व्हीकल में जरूरी पार्ट्स में लगता है, जैसे कि कार्स, बाइक और मशीन्स के अंदर जो स्प्रिंग होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है। फैक्ट्रीज में जो बेल्ट चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है उसको सपोर्ट करता है। कार्स और व्हीकल के केबल में यूज होता है जो ब्रेकिंग और गियर शिफ्टिंग जैसी इंपॉर्टेंट चीजों को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिससे इनके स्टॉक प्राइस इतनी ज्यादा गिर रहे हैं। नंबर 1, वीक फाइनेंशियल रिजल्ट्स। दोस्तों, अगर इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो 2022, 2023, 2024 में कंपनी का सेल्स एकदम फ्लैट रहा है और कोई भी ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाया है। 2022 में इनका रेवेन्यू 893 करोड़, 2023 में 895 करोड़ और 2024 में 890 करोड़ देखने को मिल रहा है। और इनका ओपीएम जो 2022 में 20% था वो 2023 में 18% और 2024 में 14% पर आ गया, जिससे इनका नेट प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कम हो गया। मार्च 2022 में इनका नेट प्रॉफिट 124 करोड़ था जो मार्च 2024 में सिर्फ 72 करोड़ रह गया। ये बात इन्वेस्टरों को नहीं पसंद आया, जिस वजह से इनके स्टॉक पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इनके फाइनेंशियल क्यों वीक हो गए इसे समझने के लिए हमने इनका 2023 का कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ा है, जिसमें कंपनी ने बताया है कि इनका इंडिया में वॉल्यूम 8% से बढ़ा है, जिससे इनका सेल्स 55,000 टन से बढ़कर लगभग 60,000 टन पर पहुंच गया है। लेकिन थाईलैंड बिजनेस में डी ग्रोथ देखने को मिला है, जहां पिछले साल इनका वॉल्यूम 35,000 टन था वो घटकर अब 30,000 टन पर आ गया है। इसका कारण
यूक्रेन रशिया वॉर और यूएस में रेसेशन से एक्सपोर्ट का कम होना था। टायर कंपनीज थाईलैंड में 50 से 60% एफिशिएंसी पर चल रही हैं, इसलिए उनकी डिमांड कम थी। डायरेक्ट वीड वायर सेल अमेरिका में जो पहले काफी स्ट्रांग थी वो भी कम हुई है। यूरोप में डिमांड म्यूटेड थी, इसलिए वीड वायर्स का एक्सपोर्ट भी कम रहा। और इन्होंने ये भी बताया कि चाइना की एक कंपनी है जो थाईलैंड में टायर्स मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट वीड वायर सप्लाई कर रही है, जिसने इनके वॉल्यूम्स को प्रभावित किया। लेकिन इन्होंने अपने प्राइजेस नहीं गिराए, जिससे सेल्स काफी घट गई है। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इन्होंने बताया कि थाईलैंड में ये इनहेंस कैपेसिटी का यूज करना चाहते हैं, जो अब 60,000 टन हो गई है और ये मिनिमम 40,000 टन करने का प्लान बना रहे हैं। पिछले साल के 30,000 टन से ये कम से कम 40,000 टन करेंगे, चाहे इन्हें प्राइस में कंप्रोमाइज करना पड़े। लेकिन ये प्रोडक्टिविटी और लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बॉटम लाइन में नुकसान की भरपाई करेंगे। नंबर 2, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। दोस्तों, जब किसी कंपनी से इन्वेस्टर को उम्मीद होता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखाएगी तो उस कंपनी को हाई वैल्यूएशन मिलता है, पर जब वो कंपनी ग्रोथ नहीं दिखा पाती तो फिर मार्केट पर नेगेटिव असर पड़ता है और उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगता है। अगर हम इस कंपनी की बात करें तो सितंबर 2022 तक इनका अर्निंग्स लगातार बढ़ रहा था। आप देख सकते हैं जो पीछे वाला बार आपको दिख रहा है वो इनकी अर्निंग्स है, इसलिए उस समय इनका प्राइस टू अर्निंग 48 तक पहुंच गया था और इस स्टॉक का प्राइस भी 1294 रुपए पर पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद कंपनी की अर्निंग्स लगातार कम होने लगी, जिससे इनका स्टॉक प्राइस भी बहुत गिर गया। नंबर 3, स्टॉक डाउनग्रेड। राजरत्न ग्लोबल वायर को मार्केट मोजो ने 29 अगस्त 2024 को सेल रेटिंग दी, क्योंकि जून 2024 के रिजल्ट फ्लैट थे। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 105 करोड़ रहा और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 16.59% था। क्वार्टरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स -12.6% गिरा। हालांकि कंपनी का डेब्ट टू एबिटा रेशियो कम है 1.5 टाइम्स और मैनेजमेंट एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन स्टॉक की वैल्यूएशन महंगी है। पिछले साल से ये स्टॉक -19.69% नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये भी इनके स्टॉक प्राइस गिरने का एक फैक्टर है। नंबर 4, वीक कंज्यूमर डिमांड्स। अगर कस्टमर नए व्हीकल खरीदने में हेसिटेट कर रहे हैं इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ने या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से, तो व्हीकल की प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। इसका असर टायर मैन्युफैक्चरर्स पे पड़ता है, जो राजरत्न के मेजर क्लाइंट्स हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजैक्शन। इलेक्ट्रिक व्हीकल का राइज ट्रेडिशनल व्हीकल का मार्केट शेयर रिड्यूस कर रहा है। टायर डिजाइन और रिक्वायरमेंट में भी चेंजेस हो रहे हैं, जो राजरत्न जैसे ट्रेडिशनल वायर सप्लायर्स को शॉर्ट टर्म में एडजस्ट करना मुश्किल बनाता है। नंबर 6, एक्सपोर्ट मार्केट चैलेंजेस। अगर ग्लोबल मार्केट जहां राजरत्न अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है वहां स्लो डाउन चल रहा हो तो एक्सपोर्ट डिमांड भी कम हो जाती है, जो कंपनी की ओवरऑल सेल्स को निगेटिवली इफेक्ट करती है। नंबर 7, रिडक्शन इन ग्लोबल स्टील प्राइजेस। दोस्तों, 2024 की कॉन कॉल में कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा गया कि इस साल रेवेन्यू इतना फ्लैट क्यों रहा, तो उन्होंने बताया कि ग्लोबल स्टील प्राइजेस के गिरने से सेल्स पर बुरा असर पड़ा। राजरत्न ग्लोबल वायर की सेल्स में इस साल 0.6% की कमी देखने को मिली, जो कि ग्लोबल स्टील प्राइजेस के गिरने से प्रभावित हुई है। कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ 16% से इस साल बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि स्टील प्राइजेस ग्लोबली गिरे हैं, जो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर असर डाल रहा है। तो दोस्तों, ये हो गए सारे रीजंस जिससे स्टॉक प्राइस में इतना गिरावट देखने को मिला है। तो क्या अब हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? क्या अब ये कंपनी हमें पहले जैसे रिटर्न्स नहीं दे सकती? तो दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है जिसपे कंपनी काम कर रही है, जिसमें पहला आता है कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट्स। राजरत्न ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट किया है। चेन्नई में एक नए ग्रीनफील्ड प्लांट स्टैब्लिश किए गए हैं, जिसका इनिशियल कैपेसिटी 30,000 टन पर एनम है, जो आगे चलकर 60,000 टन पर एनम तक एक्सपेंड हो सकता है। इस एक्सपेंशन से कंपनी का टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,62,000 टन पर एनम हो गया है, जो इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट में वीड वायर की ग्रोइंग डिमांड को मीट करने में मदद करेगा। कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग प्लांट इंदौर और थाईलैंड को भी मॉडर्नाइज किया है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम्स और डिजिटल प्लेटिंग लाइंस मॉनिटरिंग टूल्स का यूज किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी और प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड से राजरत्न को अपने ऑपरेशंस कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी और स्पीड ऑफ डिलीवरी को इंप्रूव करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक मेजर ऑब्जेक्टिव कॉस्ट एफिशिएंसी को बढ़ाना है। लार्जर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए राजरत्न इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव कर रहा है, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होती है। इससे कंपनी को प्राइस कंपटीशन का सामना करने में मदद मिलती है, स्पेशली चाइनीज कॉम्पिटिटर्स के अगेन, जो वीड वायर मार्केट में एग्रेसिवली प्राइस कर रहे हैं। कंपनी के इंडिया और थाईलैंड में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो ग्लोबल मार्केट को कैटर करते हैं। थाईलैंड का प्लांट राजरत्न के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि वहां से साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और यूएस के मार्केट को एफिशिएंटली सर्व किया जा सकता है।
सकता है। चेन्नई प्लांट के कमिश्निंग के बाद राजरत्न का एक्सपोर्ट पोटेंशियल और भी बढ़ गया है, क्योंकि चेन्नई एक पोर्ट वेज फैसिलिटी है जो एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक को कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। चेन्नई प्लांट की कमिश्निंग से साउथ इंडियन टायर मैन्युफैक्चरर और ग्लोबल मार्केट को एफिशिएंटली कैटर करने का कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर रैपिड ग्रोथ फेज में है। गवर्नमेंट और ऑटोमोबाइल्स कंपनीज ईवी प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस कर रही हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न, लोअर एमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी का एडॉप्शन। राजरत्न के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ईवी के लिए स्पेशलाइज्ड टायर्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है और इन टायर्स के मैन्युफैक्चरिंग में हाई क्वालिटी वीड वायर्स की जरूरत होती है। राजरत्न इस ट्रेंड को कैपिटलाइज कर सकता है, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो इस ग्रोइंग डिमांड को मीट कर सके। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो रही है और ये ट्रेंड यूरोप, यूएसए, चाइना और इंडिया जैसे बड़े मार्केट में काफी तेजी से बढ़ रहा है। राजरत्न के पास इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस होने से ये ईवी ट्रांजैक्शन का डायरेक्ट फायदा उठा सकते हैं। कंपनी अपनी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल टायर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल टायर मार्केट काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है और इसमें 2023 से 2028 तक सिग्निफिकेंट ग्रोथ रजिस्टर करने की एक्सपेक्टेशन है। मार्केट रिसर्च के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल टायर मार्केट का ग्लोबल CAGR 22% से ज्यादा रहने की उम्मीद है। नंबर 3, R&D इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट किया है ताकि क्वालिटी और इनोवेशन के थ्रू कस्टमर्स को वैल्यू दी जा सके। राजरत्न का फोकस प्रोडक्ट क्वालिटी पर है और इसके लिए R&D के थ्रू इनोवेटिव प्रोसेस डेवलप किए जा रहे हैं। हाई क्वालिटी वीड वायर्स मैन्युफैक्चरिंग में एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी जरूरी है और R&D ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मीट हो। R&D फैसिलिटी में एडवांस टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिससे प्रोडक्ट डिफेक्ट और वेरिएशन को मिनिमाइज किया जा सके। कंपनी ने वीड वायर्स के अलावा नए प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट पर भी फोकस किया है, जिससे उनके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जा सके। R&D टीम्स कस्टमर्स के स्पेसिफिक नीड के हिसाब से भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। R&D में इन्वेस्टमेंट सिर्फ करंट प्रोडक्ट ऑफरिंग को इनहेंस करने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए है। राजरत्न का एम है कि वो ग्लोबल मार्केट के लिए ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करे जो फ्यूचर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो दोस्तों, हमने कंपनी के फ्यूचर्स प्लान को भी समझ लिया। अब समझ लेते हैं कि जून क्वार्टर मतलब जून 2024 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो इनका Q1 FY25 में रेवेन्यू 220 करोड़ था, जो पिछले साल से 7.99% ज्यादा है। EBITDA 30 करोड़ है, जो पिछले साल से 17.44% ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 15 करोड़ है, जो पिछले साल से 22.61% ज्यादा है। Q1 FY25 में इनका टोटल सेल्स वॉल्यूम 26,462 मीट्रिक टन रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 22,201 मीट्रिक टन था, जिसमें 19.19% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इनके सेल्स वॉल्यूम का ब्रेकअप करें तो इंडिया में 15,960 मीट्रिक टन और थाईलैंड में 10,502 मीट्रिक टन है। अगर Q1 FY25 में रेवेन्यू शेयर की बात करें तो इनका 64% रेवेन्यू इंडिया से आया है और 36% थाईलैंड से आया है। दोस्तों, अगर इनके मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया में ये 45% का मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं और थाईलैंड में 26% का मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं और इनका प्लान है कि ये इंडिया में 60% तक अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करेंगे। चेयरमैन ने कंपनी के प्रेजेंटेशन में बताया कि कुछ टाइम तक डिमांड कम और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक होने के बाद कंपनी ने Q1 FY25 में अच्छा सुधार दिखाया। ये सुधार वीड वायर्स की डिमांड ज्यादा होने की वजह से आया है, जो टायर्स की ज्यादा बिक्री और इंपोर्ट कम होने का रिजल्ट था। हमें लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में और बेहतरी आएगी, क्योंकि चेन्नई में नई फैक्ट्री शुरू हो रही है और पीतमपुर और थाईलैंड फैक्ट्रीज का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। हालात देखते हुए हमें इस फाइनेंशियल ईयर में बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि जो स्टील और वीड वायर्स का कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, उसे हर क्वार्टर कस्टमर को पास किया जा रहा है और यूरोप और अमेरिकन मार्केट में डिमांड में सुधार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आ जाइए इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 2897 करोड़ का है। इनका करंट प्राइस 571 रुपए चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो 38.8 है और 5 साल का मीडियन प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो 29.1 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.88 है और 5 साल का मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 7.7 है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.5% है। डेब्ट टू इक्विटी 0.39 और रिजर्व कंपनी के पास 482 करोड़ का है। EPS 14.7, रिटर्न ऑन एसेट 9.17%, क्विक रेशियो 0.90, एसेट टर्नओवर 1.14, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.01, पेग रेशियो 1.77, प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 5 साल का
22% देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जून 2024 में प्रोमोटर्स का स्टेक कंपनी में 65.13% था, FII का स्टेक 0.29% था, DIs का स्टेक 8.19% था और पब्लिक का स्टेक 26.37% देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब आपको अपने हर सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो इस समय मुझे ये कंपनी ना बहुत ज्यादा सस्ता दिखाई दे रहा है ना बहुत ज्यादा महंगा, और कंपनी अच्छा खासा करेक्शन भी दिखा चुका है। कंपनी के प्रोमोटर्स भी स्ट्रांग है जिनके पास 30 सालों से ज्यादा का इस सेक्टर में एक्सपीरियंस है और कंपनी का फ्यूचर भी ब्राइट लग रहा है। तो मैं इस समय अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे ऐड करना चाहूंगा। दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इससे अलग भी हो सकता है। आप जो भी डिसीजन लीजिए अपने खुद के रिसर्च या किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में लीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।